और इस रिपोर्ट में 3 कंट्रीज का जिक्र हुआ है कि कनाडा का मुस्तकबिल क्या होगा कम से कम अगले 20 सालों में, वो इन 3 कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट होगा। और जिन्हां दे विचों स्टूडेंट्स दे उत्ते बार-बार जिक्र आ रहा भी जिन्हें पढ़ लिया तो उन्हें वापस भेजो। टेंपरेरी परमिट जिन्होंने देते सो देते, फिर उस तो बाद हुण उन्हां दा रिन्यू ना करो तो उन्हें वापस भेजा जाए। अब इस पे एक बात ये भी है कि उन्होंने ये कहा है कि जो OECD का एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2060 तक कनाडा शायद दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग एडवांस इकोनॉमी बन जाए। शार्प लोग ने वो महसूस करन लग पे या असीं डाइवर्स लोगों ने महसूस करवा दिता कि ये तो वख-वख मुल्कों का बैटलफील्ड बन गया। ये तो साडे अपने जिहड़े ग्रीवियंसेस सी साडे सारे मुल्कों दे नाल, पाकिस्तान दे विच, हिंदुस्तान दे विच, फलस्तीन दे विच, यूक्रेन दे विच, यानी जिथे जिथे भी कोई डिस्प्यूट सी वो असीं सारे इत्थे चक ले आए हैं। असीं इहनूं जंगे मैदान बना लिया। कैनेडा दी गल होनी, कैनेडा बारे गल होण दी बजाए उन्हां मुल्कां दे विच जिहड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे ने वो कैनेडा दे कन्फ्लिक्ट बनन लग पे और इन्हां पॉलिटिशियंस नूं वो डील करने पै रहे ने। The Harjinder Thin Show कि अज साडे जिहड़े कंटेंट प्रोड्यूसर ने मनीमुग्ध शर्मा जी साडे नाल शामिल हो रहे ने। एक रिपोर्ट आई आ डेविड डॉज दी, बैंक ऑफ कैनेडा दे पहलां वो गवर्नर रहे ने। उन्होंने जिहड़ी रिपोर्ट लिखी आ उन्होंने कई अखां खोलण वालियां गल्लां कीतियां ने कैनेडा लई कि कैनेडा दे विच आर्थिक मंदवाड़ा क्यों चल रहा है, साडे जिहड़े हैल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ते होर सेफ्टी सिक्योरिटी दे सिस्टम क्यों फेल हो रहे ने। और इन्होंने घुम घुमा के इमीग्रेशन नूं ब्लेम किया है कि इमीग्रेंट जिन्ने चाहिए सी उस तो किते ज़्यादा आ गए ने और इमीग्रेंट्स का जिहड़ा एथिकल बिहेवियर है या उन्हां दा वर्ताव आ वो कनेडियन लोगों के फिट नहीं आ रहा। और उन्होंने कई मुल्कों के नाम भी लए ने जिन्होंने मुल्कों नाल उन्होंने वरतना बहुत ज़रूरी समझा, वो कारण भी दसे ने। साडी जिहड़ी इंडिविजुअल लोगों की आर्थिक विकास है उस दे बारे भी उन्होंने रिपोर्ट दी है कि साडा इंडिविजुअली कनेडियन लोगों का आर्थिक विकास किवें घटिया है। और उन्होंने दसिया कि इन्ने इमीग्रेंट जिन्ने लै आंदे ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी आबादी ते रकबे के मुताबिक जिन्ने लियाते ने, बाकी मुल्क किमें लैके आउंदे ने, असी बेतहाशा लै आए बिना किसी फ्यूचर प्लैनिंग तो। सो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिहदे विच कई अज गल्लां शायद नवीआं, मैं भी कई गल्लां नवीआं वेखियां ने। सो मनी शर्मा जी, जी आन, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। रिपोर्ट बारे की सोचते हो तुसीं? देखिए, रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो इमिग्रेशन का जो है, एक्चुअली न्यूज़ में इमिग्रेशन वाला पॉइंट ज़्यादा उछाला गया है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं उस रिपोर्ट में। आर्थिकता की गल की जी, कि कनाडा AI वगैरह जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उस हिसाब से नहीं डेवलप कर पाया जैसे बाकी मुल्कों ने किया है। तो क्या कनाडा ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है और रिसर्च, AI और जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बनाने में या फिर उनको सुधारने में कनाडा क्या उतना इंटरेस्टेड नहीं है? तो इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बात कही है। इमिग्रेशन वाला बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन गया है क्योंकि हाल ही में ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं मिनिस्टर्स की जानिब से हों, चाहे जो इस इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे लोग हैं और वो मिसालें देते हैं कि देखिए जो ये फ्रॉड हुआ है हाल ही में इस साल में, जो बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स वो उनको डिपोर्ट करने की बात आई थी, तो फिर बहुत बड़ा जो है बवाल भी हुआ, धरने पे लोग बैठ गए। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस पर जो है इंटरवीन किया। फाइनली बोला गया कि केस बाय केस बेसिस पे हम देखेंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ है। दूसरी जो एक रिपोर्ट आई है हाल ही में वो ये है कि कनाडा बहुत बड़ी तादाद में फिर से लोगों को अब डिपोर्ट कर रहा है। जो 2021, 2022 में पूरे साल में जितना हुआ उतना कनाडा ने इस साल पहले 6 महीनों में कर दिया है। 7,000 से ज़्यादा लोगों को अब वापस भेज दिया गया है। और जो ट्रूडो साहब ने 2021 में ये प्रॉमिस किया था कि हम अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को रेगुलराइज करेंगे, उसका अब लोग कह रहे हैं कि ख़ास करके जो इन लोगों के एडवोकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वादा खिलाफ़ी हुई है।
तो ये इमिग्रेशन का एक मसला तो है, और इस रिपोर्ट में 3 कंट्रीज का जिक्र हुआ है कि कनाडा का मुस्तकबिल क्या होगा, कम से कम अगले 20 सालों में वो इन 3 कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट होगा। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स जो आपका हमसाया मुल्क है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा का। दूसरा आपका है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वहाँ पे उनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं कनाडा के, खास करके वो जो मुदाखलत का जो एलिगेशन लगा है चाइनीज़ इंटरफेरेंस का, उसके बाद अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ है, बिल्कुल, तो आप उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। तीसरा इंडिया का नाम जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कनाडा के कुछ वैल्यूज़ हैं, इंडिया को उन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना होगा, जब तक वो नहीं होगा तब तक डायलॉग हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, 1.4 बिलियन इसके लोग हैं, बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और हिंदुस्तानी मूल के बहुत लोग अब कनाडा में हैं, 14 लाख से ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इस डाइवर्सिटी को जो है उन्होंने वो इसकी निशानदेही की है। लेकिन जो इमिग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं, ख़ास करके स्टूडेंट इमिग्रेशन, और ये सिलसिला इन्होंने नहीं शुरू किया है, ये दरअसल शॉन फ्रेजर ने शुरू कर दिया था जब वो हाउसिंग मिनिस्ट्री में गए, और जाते ही जो है पहला स्टेटमेंट अपने पुराने मिनिस्ट्री पे उन्होंने दिया, कहा कि जो है स्टूडेंट इमिग्रेशन शायद एक वजह है कि अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इतना बढ़ गया है, हाउसिंग क्राइसिस इतना बढ़ गया है। उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ ने स्टेटमेंट दिया था, इसकी तनकीद की थी, उन्होंने कहा था कि भाई आप इस तरह से जो है, ये एक बहुत बड़ा जरिया है कैनेडियन इकोनॉमी का, आप कह सकते हैं कि दूसरा बड़ा पहिया है जिससे जो है कैनेडियन इकोनॉमी चलती है, आप उस पर ब्लेम नहीं डाल सकते इस तरह से। लेकिन अब आप देखिए कि इस फिगर का इस्तेमाल हो रहा है कि पिछले साल 8 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टडी परमिट्स मिले, इस साल 9 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टडी परमिट मिल जाएगा या ऑलरेडी मिल चुका है, अगले साल ही आएगा उसका फिगर। लेकिन कहा जा रहा है कि अनसस्टेनेबल हो गया। 2015 में जितना होता था जब ट्रूडो साहब पहली बार आए थे, और अब जितना हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और भी अगर हम कुछ डेटा देखें जो इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन दूसरे वेबसाइट्स में या इंडियन कैनेडियन गवर्नमेंट के सोर्सेस से ये बताया गया है कि जितने एक्टिव स्टडी परमिट्स हैं फ़िलहाल कनाडा में, उसका 40% हिस्सा इंडियन सिटीजन्स का है। जो पीआर होल्डर्स पिछले साल जितने भी पीआर लोगों को पीआर मिला, 27% इंडियन सिटीजन्स थे, और उसी हिसाब से जो है आपके वर्क परमिट्स भी हैं। तो इंडियंस की अक्सरियत हर जगह पर है। 2018 के बाद से हमें मालूम है, ये पॉलिसी रही है बाकायदा स्टेट की, कि चाइनीज़ जो सबसे बड़ा ग्रुप था इमिग्रेशन का, इमिग्रेंट्स का, उसको कम करके फिर इंडियंस को ज़्यादा दिया गया, फिलिपिनोज़ को ज़्यादा दिया गया वीज़ास, क्योंकि वो इंटरफेरेंस का मामला उसी टाइम से शुरू हो गया था। अब जो इस साल हमने देखा है, जिसमें इंडियन इंटरफेरेंस का जो है इतना बड़ा एलिगेशन लगा, और भी ऐसे 2-3 मज़ामीन मैंने देखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो है कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शंस में जो है दखलंदाजी, हाँ, वहाँ पे भी दखलंदाजी हुई है। तो इससे क्या, और क्योंकि इंडिया का जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट में भी, तो क्या अब इनको लग रहा है कि ये साउथ एशिया से जो, खास करके इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, क्या ये आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है? ये स्टेटेड नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, लेकिन ये जो सोच है, जो एक खौफ है उनका, ये झलक रहा है इन स्टेटमेंट्स में। और क्योंकि जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो इंडिया वाले हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਆ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਖਲਾਸ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੋ ਦੇਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ किस्म का कदम चुकया जा सकता है जे कोई होर सरकार भी आउंदी है? देखिए, जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये फिगर दिया गया है कि 1 मिलियन इमिग्रेशन उधर हो रहा है, तो फिर आप ऐसे इधर कैसे कर सकते 1 मिलियन किथे ले आए हाँ, तुसीं? लेकिन इसमें एक चीज़ पे उन्होंने गौर नहीं किया है, वो ये कि बिल्कुल सही बात है, अमेरिका का पॉपुलेशन 33 करोड़ का है, कनाडा का इस साल 4 करोड़ हुआ है। जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है कनाडा का, वो यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर के 150 किलोमीटर के रेडियस में रहता है। बिल्कुल। और नॉर्दर्न एरियाज में आप जा नहीं सकते, उसमें रिहाइश के लिए वो मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि कनाडा के जो पॉपुलेशन है उसमें ज़रखेज़ी जो है वो बहुत कम है, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है दुनिया का जो एवरेज है 2.3 है और कनाडा का 1.6 है। तो ज़्यादा पहाड़ तो समुंदर नहीं थे, जरखेज़ ज़मीन घाटा। हाँ, तो आप देखिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के ज़रिए हो रहा है यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो अब उम्र दराज हो गया है। 20% कनाडा का पॉपुलेशन का 65 से ऊपर के लोगों का है। अगले 20 सालों में यह और बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 से कम उम्र के लोग अब 15% से कम हैं। तो ऐसे सूरत हाल में आपको इमिग्रेशन, आपको लगा कि लेबर का ही पहले सोचा था, लेकिन आपका पॉपुलेशन भी जो है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उस एज का पॉपुलेशन आप सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के ज़रिए आपको मिल रहा है। तो ये रास्ता आप बंद नहीं कर सकते। और यूनाइटेड स्टेट्स का कंडीशन और भी बेहतर है इन द सेंस कि आप देखिए एजुकेशन में, आप देखें कनाडा में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। कनाडा में सिर्फ प्राइवेट पब्लिक मिला करके सिर्फ 223 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 3000 से ज़्यादा है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है अपॉर्चुनिटीज़ में, अगर आप बात करें तो ये वहाँ पे एक वैलिड आर्गूमेंट है। लेकिन जो मैंने दूसरी बात कही, पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के ज़रिए, वहाँ पे आप फ़र्क नहीं कर सकते। ये एक पुराना जो एक कंजर्वेटिव थिंकिंग था कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन पे हम वापस जाएं तो बेहतर होगा, कि पॉइंट्स बेसिस पे ही स्ट्रिक्टली हो। जिस तरह से पॉलिसीज़ को लिबरल किया गया कि स्टूडेंट्स आ गए हैं और उसके बाद उनके लिए पाथवे बन गया है परमानेंट रेजिडेंसी का। जो वर्क परमिट्स इशू हुए, स्पाउसल जो वीज़ाज़ मिले हैं, यहाँ के सुपर वीज़ाज़ भी मिले हुए हैं पेरेंट्स को जो PR बन गए हैं। इतनी सहूलत जो है यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। तो क्या ये कंजर्वेटिव थिंकिंग है जो एक सेंटर स्टेट? मेरा ख्याल है जी पर कैपिटा GDP ਦੀ बहुत सख्त वार्निंग दी है जी, कि जी इंडिविजुअल गरीबी है वो बढ़ जाएगी बहुत। पर कैपिटा जी हर एक व्यक्ति दे जी अपने जिन्ने पैसे या दौलत ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ। अब इस पे एक बात ये भी है कि उन्होंने ये कहा है कि जो OECD का एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2060 तक कनाडा शायद दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग एडवांस इकोनॉमी बन जाए, ये कहा गया है। लेकिन क्या उसका ब्लेम सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन पे डाल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, बिकॉज उस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद अगर एक्सेलरेट नहीं हुआ, जो कि करना बड़ा मुश्किल है, 2030 तक अगर जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो कनाडा टोटल 16,60,000 हाउसिंग यूनिट्स बना लेगा। उसके बावजूद 35 लाख हाउसिंग यूनिट्स की किल्लत रहेगी। तो एक डिमांड एंड सप्लाई में गैप तो बना रहेगा। दूसरा ये कि आपने जिस तरह से आपका जो दुनिया में स्टेटस है, आप एक मिडिल पावर है, तो मिडिल पावर एक सुपर पावर बन नहीं सकता, उसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पॉपुलेशन आपका कम है। तो वो आपके ऑपरेशनल आपके लिमिटेशंस हैं। रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं? क्या कनाडा नए टेक्नोलॉजीज़ बना रहा है? क्या रिसर्चर्स आप हायर कर रहे हैं? क्या PR आपको वैसे लोगों को देना चाहिए? अभी जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन की बात हुई है इस साल, जिस तरह से आपने देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज वालों को दी गई है, जो H1B वीज़ा होल्डर्स अमेरिका में थे, इंजीनियर्स वगैरह, इनको दी गई है। तो धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि उस तरफ जाने की, थोड़ा लिबरल कम हो, लेकिन एक जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें बोली गई हैं
कि टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए। जो उम्र दराज लोग हैं, जो रिटायर्ड सेक्शंस हैं, उनको कम सहूलत दी जाए और जो वर्किंग पॉपुलेशंस है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ये भी कहा गया ਉਹਦੇ रिपोर्ट ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। जी, मोनोपोलीज का जिक्र हुआ है। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੈਂਚੀ ਆ, ਸੂਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ जी, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। जी, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। जी, उन्होंने ये भी कहा है, जैसे आपने कहा कि जो है एक आप कह सकते हैं एक ट्रैप में वो फंसता हुआ जा रहा है कि ये आपका जो है ग्रोथ इकोनॉमिक वो पीछे ढकेल देगा, बिल्कुल, ये बढ़ने नहीं देगा। लेकिन उसमें एक और बात कही गई है कि जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं जैसे तैसे चल रहे हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो चले ही जा रहे हैं क्योंकि चीप लेबर मिल रहा है। चीप लेबर कहाँ से आ रहा है? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या फिर जो वर्क परमिट पे हैं उन लोगों के ज़रिए मिल रहा है। ये अगर नहीं होते तो कंपटीशन बढ़ता। तो ये बहुत क्लियरली नहीं एस्टैब्लिश किया गया है, मैंने रिपोर्ट में देखा कि आपने स्टेटमेंट तो दे दिया है ये पीछे ढकेल रही है कनाडा को, कैसे कर रहे हैं वो उसको एलैबोरेट नहीं किया गया है। तो इसमें क्या एक रेटरिक भी आपको दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि एक शायद एक मन भी बना लिया गया है कि हमें इस पे जो है तवज्जो देना है। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਇਸ ਤੇ नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है दिन साहब, ये मैं भी सोचता हूँ। देखिए, इमिग्रेंट्स के लिए तो मुश्किल कर दी गई है, ख़ास करके उन देशों से जो लोग आ रहे हैं जो जिनकी करेंसी कैनेडियन डॉलर्स के बनिस्बत इतनी मजबूत नहीं है। आप देखिए पहले क्या था, इन्होंने जो अभी रिफॉर्म्स लेके आए हैं कि $10,000 दिखाना पहले पड़ता था कि मिनिमम आपका 20,000, हाँ, लिविंग रेंट मतलब लिविंग के लिए जो है आपके पास इतना तो है, बियॉन्ड आपका 1 साल का ट्यूशन और एयर टिकट वगैरह वगैरह। अब उसको बढ़ा के $20,600 डॉलर्स कर दिया गया है। इंडियन करेंसी में 12,65,000 रुपये, पाकिस्तान रुपीज़ में 43 लाख रुपए। तो जो हम इंडिया, पाकिस्तान और बाकी देशों से जो लोग आ रहे हैं, हम लोग कैसे रहेंगे? इससे जो है एक बड़ा सेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उनको ये लग रहा है कि ये गरीब देशों से काम आए और फर्स्ट वर्ल्ड सो कॉल्ड एडवांस इकोनॉमीज जो हैं वहाँ से लोग ज़्यादा आए। मुझे तो क्लियरली वो दिख रहा है, ये जो फिलॉसफी। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਜੂਆ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी, लेकिन शायद इनके पॉलिसीज सोशलिस्ट टाइप के हैं, लेकिन जो लोग हैं बहुत से लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम प्राइवेटाइजेशन करें। आपने देखा जो हेल्थ में प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है, ओंटारियो में ये डिबेट शुरू हो गया, क्लिनिक्स को जो है वो राहत दी गई थी कि आप जो ओवर ऑक्यूपाइड जो है हॉस्पिटल्स हैं वो काम जो है प्राइवेट क्लिनिक्स में हम शायद करें। वो अगर वो डिबेट हुआ था, यहाँ पे वो हुआ नहीं है। लेकिन ये एक टेंडेंसी तो है, जो सोशल वेलफेयर जो है, एक वेलफेयर स्टेट के कुछ जो है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जो फिलहाल कनाडा तो वो निभा रही है। लेकिन एक चीज़ जो है टिन साहब, वो कहना बहुत ज़रूरी है कि क्या गवर्नमेंट को या कनाडा के बहुत से लोगों को ये जो डाइवर्सिटी है कनाडा की, जो उसका स्ट्रेंथ माना जाता है, क्या इस डाइवर्सिटी से अब ये खौफज़दा है? क्या उनको डर लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रो पैलेस्टाइन, आपने देखा इंडिया के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन लगा ये आप मुदाखलत कर रहे हैं। चाइनीज़ के साथ पहले भी हुआ है, कोविड के टाइम पे बहुत रेसिज्म हुआ था उनके साथ भी। तो क्या आप लग रहा है कि यहाँ से जो है थोड़ा कम हो जाए? देखो, कल्ले फ़लस्तीन की गल नहीं गी, सगों कैनेडा दी मल्टीकल्चरलिज्म खूब आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਟਿਪਿਕਲੀ ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਡੌਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ MP ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 700 ਜਾਂ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਰਮੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੇ ਮਲੰਗ ਕੰਟਰੀ बन जाएगा इस हिसाब ਨਾਲ। ये कंसर्न है उन्होंने जी। तो उनको और उनके जैसे लोगों को ये काउंटर सवाल पूछना चाहिए कि एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर आपने हथियार यूक्रेन में भेज दिए, आपने अपने सिपाही भेजे दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में, तब आपको नहीं लगा था कि उसके असरात आप पे भी होंगे। 2/3 ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो अब एशिया में रहता है, नहीं एशिया से आ रहे, इंडिया से हैं, चाइना से हैं। तो अगर माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन दुनिया की तारीख में जो पहली रियलिटी वो ये है कि दुनिया भर में शुरू से ही हमारा जो पूरा सफ़र शुरू हुआ है एवोल्यूशनरी जर्नी, तब से माइग्रेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नेशन स्टेट्स तो बहुत बाद में आए। तो ये आपको जो है डाइवर्सिटी एक वन वे स्ट्रीट नहीं होता है कि सारी अच्छी चीज़ें, खाना आएगा, आपके जो है पोशाक आएंगे, फिल्में आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लोग अपने मसाइल लेके आ रहे हैं, जो उनकी पुरानी साझेदारियां हैं और दुश्मनियां हैं वो सब कुछ लेके आ रहे हैं। अपने पीछे आप छोड़ नहीं सकते। हम जैसे लोग जो आए हैं, हम क्या हिंदुस्तान को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। हिंदुस्तानी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो ये बात तो फैक्ट है। इसी से दरअसल आपका स्ट्रेंथ है। कनाडा को बहुत लोग पसंद करते हैं। आपका एक इमेज इसलिए अच्छा है दुनिया भर में कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जैसे होते कि आपने हर जो है सब में दुनिया भर में आपने जो है दाखलत की, आपने जो है आग जनी की दुनिया भर में, और अपने घर में आके वापस आप छिप गए। कनाडा के पे ये इल्ज़ाम नहीं लगता है, हालांकि वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्लोबल लेफ्टिनेंट बनने की कोशिश करता है, फिर भी लगता नहीं हाले, हाँ कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन कनाडा का स्ट्रेंथ यही है कि ये हमेशा, और उसने ही ये बनाया ना, ये तो इमिग्रेंट्स ने नहीं बनाया है। ये जो स्टूडेंट्स पे जो आप जिम्मेदारी लाद रहे हैं, उन लोगों ने तो नहीं कहा ना कि कनाडा एक लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी है। आप ही ने बनाया ये फलसफा, आपके स्टेट फिलॉसफी का हिस्सा रहा है। इमिग्रेशन अब से नहीं 60-70 से हो रहा है, नहीं तो जो आपने ये बनाया, अब आप उससे अगर आप बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सवाल तो आप पे पूछना चाहिए। जो शॉन फ्रेजर साहब ये बातें कर रहे हैं कि ये कम हो रहा है, तो आप भी तो थे ना इमिग्रेशन मिनिस्टर, आपने अपने टाइम में क्या किया? ये सबसे ज्यादा तो आप ही के टाइम में हुआ है। स्टूडेंट आए जो है ना, इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपने क्या किया? जो हाउसिंग मिनिस्टर बने उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हाउसिंग दी शॉर्टेज दा बड़ा कारण स्टूडेंट्स। हाँ जी, और स्टूडेंट्स तो घर नहीं बनाएंगे, वो आप बनाएंगे। स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो तो परेशानी में आ रहे हैं। कोई दो कमरों के एक रूम में 5-5, 6-6 लोग 8-8, $900 देके रह रहे हैं, वो तो परेशानी में रह रहे हैं। तो अगर आपको रिफॉर्म करना है, आप प्रोसेस को करिए, लेकिन स्टूडेंट्स पे आप ब्लेम मत डालिए। आप देखिए कि डाइवर्सिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, आप हमेशा दिखा देते, देखिए यहाँ पे फेसेस वॉलमार्ट पे इतने सारे इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज हैं, जो भी हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे कितने हैं? हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या सिर्फ स्टूडेंट्स यूज एंड थ्रो हैं आपके लिए, कि उनका पैसा आ गया? बड़े बड़े कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, चाइनीज़ मूल के हैं, कोरियंस हैं, इंडियंस हैं, फिलिपिनोज हैं, बहुत से हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स में जाइए, फैकल्टीज़ में गोरा प्रोफेसर साउथ एशियन स्टडीज़ पढ़ा रहा है, गोरा प्रोफेसर अफ्रीकन स्टडीज़ पढ़ा रहा है, वहाँ पे डाइवर्सिटी तो दिख नहीं रही है। तो ये सारे जो है इंटरनल आपके सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, एकदम से आप स्टूडेंट्स पर ब्लेम नहीं डाल सकते। ये ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि सारे दुखों की दारू है फिर? जी, अगर लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट में ही ये बातें शुरू हो गई हैं तो जो जब रात हो ऐसी मत वाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। कंजर्वेटिव्स आएंगे तो फिर वो तो जाने ही जाते हैं दुनिया भर में, जो भी कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं वो एंटी इमिग्रेशन उनका जो एक आप कह सकते हैं एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल जैसा ही बन गया है। तो उसमें ये और भी बढ़ जाएगा। ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतने हक़ायक़ तो हैं ये अंदाज़ा लगाने के लिए। और जो 2018 तक जो मैं पहले कह रहा था कि चाइनीज़ मूल के लोगों को ज़्यादा इमिग्रेशन दिया जा रहा था, स्टूडेंट परमिट्स दिए जा रहे थे, फिर इंडिया और फिलीपींस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिया गया। इंडिया ना रिलेशन बिगड़ गए, इंडिया के साथ रिलेशन बिगड़ गया तो हम देने लग गए। हाँ, तो अगर इंडिया के साथ ख़राब हो जाता है रिलेशनशिप, हो गया है, हाँ हो गया है और सुधरने की उम्मीद तो फ़िलहाल नहीं है, तो और भी क्या इस गवर्नमेंट के नाल तो नहीं है, इस गवर्नमेंट के साथ ही नहीं दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ भी ये एक मसला तो रहेगा क्योंकि कनाडा और इंडिया का नाले तुसी दस्सिया सी कि इंडियन गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि कंजर्वेटिव पार्टी की मदद की जाए और वो कर रहे ने उन्हां दे जिहड़े भी उन्हां दे गुमाश्ते ने जी। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट आई है हाँ जो बड़ी है जी जी वाशिंगटन नहीं वो यहाँ के कनेडियन एक तो सैम कूपर है, उन्होंने भी एक हाँ उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा, उसके बाद एक और पैट्रिक मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने दो रिपोर्ट्स आए हैं। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ और स्टीवन हार्पर उन्होंने कनेडे चक के थे सारे कनाडा घूमते रहे। हाँ, लेकिन मसला ये हो गया कि मोदी साहब आए ही थे और हार्पर साहब के जाने का वक्त आ गया कि 2015 में ट्रूडो साहब आ गए, तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम बोनो भी उनका ब्रोमांस हो नहीं पाया। अच्छा, लेकिन जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स के केस में देखा और हमने ब्रिटेन में भी देखा, हमें मालूम है कि इंडियन इंटरेस्ट या इंडिया का जो ये राइट विंग थिंकिंग वाले बीजेपी से अलाइड बहुत से लोगों ने लेबर पार्टी के खिलाफ कैनवसिंग किया था यूके इलेक्शंस में। हमें ये मालूम है कि मोदी साहब खुद गए थे और डोनाल्ड ट्रंप का जो है इलेक्शन उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार बोल के आ गए थे, हाउडी मोदी वाला जो उनका वो था। तो ये दो एग्जाम्पल्स तो हैं हमारे पास और ये रिपोर्ट जो आ रही हैं उसके मुताबिक अब कनाडा में भी ये कोशिश हो रही है कि एक राइट लीनिंग गवर्नमेंट आ जाए तो शायद एक राइट विंग गवर्नमेंट इंडिया में है तो दोनों का थिंकिंग सेम हो जाएगा। हालांकि वो रेसिज्म में वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो शायद एक गलत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है थिंकिंग में। रिपब्लिकन्स भी सेम, बिल्कुल, वो भी एक राइट लीनिंग पार्टी है। अब जो एंटी इमिग्रेंट जो बातचीत हो रही है, अब जैसे देखिए इंडिया और कनाडा के दरमियान जो भी हुआ पिछले कुछ दिनों में, इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया, इसका नुकसान किस पर ज़्यादा हुआ? हिंदुस्तान मूल के लोगों को हुआ ना, वही सबसे ज़्यादा जाते हैं अपने घरों में इंडिया में, तो इम्पैक्ट तो उन पे पड़ा। अगर कनाडा की तरफ से भी अब ये हो जाता है, अगर ये एक्टिवली, मुझे हैरत नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो करते हैं कि भाई इंडिया से इमिग्रेशन घटाइए, स्किल्स पे ज़्यादा तवज्जो, सारी रिपोर्ट का जो लुबे लबाब यही है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो उसका भी असर फिर इंडिया पे ही होगा, क्योंकि फिर आप जो पॉपुलेशन अब निकल नहीं पाएगा, कनाडा आ नहीं पाएगा, उसको रोज़गार आपको देना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में अब 2 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट में लोगों ने जाके जो है स्मोक बॉम्ब्स फेंके, ये कह के कि भाई ये तानाशाही है और हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये और भी आपके लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन जाए? तो ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, कनाडा के इंटरेस्ट में भी ये इसलिए नहीं है बिकॉज इंडियंस जो भी आ रहे हैं या किसी भी नेशनलिटी के लोग जो आ रहे हैं फ्री में नहीं आ रहे हैं, पैसा दे के आ रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए उनके साथ कितना बुरा सलूक हुआ है। ये फ्रॉड का जो मामला आया था, ऐसा तो नहीं है कि उन स्टूडेंट्स ने पैसे नहीं भरे, ज़मीनें बेच के जो है कितना कुछ सैक्रिफाइस करके उन लोगों ने कॉलेजेस को दिया। क्या उन कॉलेजेस पे इंक्वायरी हुई है? वो जो ओंटारियो एरिया के वो कॉलेजेस थे जिन्होंने ओवर बुकिंग कर लिया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स आने ही वाले थे वो उनको बोल दिया कि भाई हमारा एडमिशन ख़त्म हो गया, अब अगले साल ट्राई करिए, पैसा हम आपको लौटा देंगे।
क्या उनको कोई हर्जाना मिला है, क्या कोई इंक्वायरी हुई है, कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो, हमें तो नहीं मालूम है। तो जहाँ पे कैनेडियन एंड पे प्रॉब्लम्स हैं आपको दिख रहा है, पहले वो मसले अपने सुधारें, उसके बाद फिर आप बोले। लेकिन ये मतलब एक स्केपगोट है, आप ढूंढ रहे हैं कि स्केपगोट हम मिल जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो आप बहुत टाइम पे, ठीक है डॉक्यूमेंट्स है जो भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इमिग्रेंट होता है वो लार्जर सोसाइटी के रहमो करम पर होता है। बहुत बार कोई घर नहीं देगा तो फिर वो कहाँ रहेगा, सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। ये फीलिंग जो है ये बढ़ जाता है और बढ़ने का खतरा रहता है। मुझे ये खतरा दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपके लिबरल गवर्नमेंट की टाइम पे अगर ये बातें हो रही हैं, कंजर्वेटिव्स अलग को आ जाएंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे जिसका क्या सोल्यूशन होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन इमिग्रेशन घटा करके कि क्या कनाडा अपना एक वर्किंग पॉपुलेशन तैयार कर सकता है? अगले 20-30 सालों में तो ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी मेहरबानी थोड़ी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया ठन साहब। थैंक यू।